हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए साइंस की क्लास 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक के बारे में पढ़ेंगे। साइंस आप जानते ही हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर में कितना इम्पॉर्टेंट रोल रखती है हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक सभी बच्चों की मैथ और साइंस में लगती है। इसलिए हमको मैथ और साइंस बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैथ का लगभग कोर्स हमने फिनिश कर दिया है, थोड़े से चैप्टर बचे हैं, उसको हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। जिसने मैथ ना कंप्लीट की वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा कर के मैथ के वीडियोस को देख सकते हैं। और साइंस तो हम लोग स्टार्ट कर ही दिए हैं, तो साइंस जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस। और 4th सेमेस्टर वालों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखेगा, क्योंकि आगे यूपी टेट आ रहा है। अगर आपको यूपी टेट देना है, आगे की शिक्षक भर्ती में आपको बैठना है, तो आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर में बैक नहीं आने देनी चाहिए। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक। पारिस्थितिकी शब्द हम लोग हिंदी में कहते हैं और इसका इंग्लिश में रूपांतरण होता है इकोलॉजी। तो अब बात ये आती है, जो इकोलॉजी शब्द है हमारा, पारिस्थितिकी का शब्द है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये यूपी टेट के माध्यम के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हमारा डीएलएड के भी अकॉर्डिंग, कि इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई है। तो हम लोग बताएंगे ग्रीक भाषा के शब्द दो हैं, ओकियास और लोगोस। इन दो शब्दों से इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओकियास मीन होता है घर, और घर मतलब कि रहने का स्थान। और लोगोस का मतलब अध्ययन। किसका अध्ययन? जीव का। जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही हमारा कहलाता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो ग्रीक भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकियास और लोगोस। ओकियास का मतलब होता है घर, मतलब रहने के स्थान, और लोगोस का मतलब अध्ययन। तो किसके रहने के स्थान का अध्ययन करेंगे हम लोग? जीव का। उसको ही हम लोग जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही हमारा कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, पहले हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब फैक्ट क्या बनते हैं हमारे, तो देखिए पहले परिभाषा। जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ठीक है, जहाँ पर भी जीव रहते हैं उसके स्थान का हम लोग अध्ययन करें तो वही हमारा कहलाता है पारिस्थितिकी। और दूसरे माध्यम में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो होती है जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीवों और उनके वातावरण का अध्ययन करते हैं। मतलब जीव और जीव के आसपास का वातावरण, तो रहने का स्थान ही तो हुआ। तो जीवों और उनके वातावरण का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जीवों के रहने के स्थान के बारे में उसके अध्ययन को वही हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें जीवों और उनके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी। चलिए, और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है थोड़े से हम लोग देखते हैं। अब आता इकोलॉजी। जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोलॉजी अगर बोले कि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो 1866 में जर्मन के जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। जो इकोलॉजी, इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं,
कि इकोलॉजी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो जर्मन के एक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अर्नेस्ट हेकल, उनके द्वारा किया गया था 1866 में। ठीक है, और फैक्ट देखते हैं तो और फादर ऑफ इकोलॉजी हम लोग किसे बोलते हैं? पारिस्थितिकी के पिता किसे कहते हैं? तो पी ऑडम को पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम आपके लिए बता रहे हैं, इससे डायरेक्टली बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो फादर ऑफ इकोलॉजी किसे बोलते हैं? पी ऑडम। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने, जर्मन के जीव वैज्ञानिक थे, 1866 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। और साइंस तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएलएड 4th सेमेस्टर में। अगर बैक आई तो आप समझ लीजिए आगे एग्जाम ना आप आने वाली शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। चलिए, अब इकोलॉजी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, या उसी को बोलते हैं हम लोग परितंत्र। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तो देखो, इकोसिस्टम पहले हम बता दे रहे हैं। जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, ये हम लोग का प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है, मतलब कि जो मनुष्य बनाते हैं उनके द्वारा कृत्रिम भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों तरीके का हो सकता है। और इकोसिस्टम में इसका कोई साइज निश्चित नहीं होता कि इतना ही बड़ा होगा। तो इकोसिस्टम होता क्या है? जीवों तथा उनके भौतिक वातावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम लोग परितंत्र कहते हैं। अब इकोलॉजी में क्या था? जीवों के आसपास, जीवों के रहने का स्थान, उसके वातावरण के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहते हैं? तो जीव और उनके बीच जो भौतिक वातावरण के बीच जो भी रासायनिक या पारस्परिक क्रिया होती है, जीव के बीच और भौतिक वातावरण के बीच जो भी पारस्परिक क्रिया होती है, खाना खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, कुछ भी कहने मतलब जो भी पारस्परिक क्रिया होती है उसके अगर वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग करते हैं तो वही होती है हमारी परितंत्र, इकोसिस्टम। और इसका कोई साइज निश्चित नहीं होता है, ये कृत्रिम भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया इकोलॉजी। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? सजीवों तथा निर्जीवों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को भी हम लोग परितंत्र कहते हैं। सजीव हो गए और निर्जीव दोनों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया को भी हम लोग परितंत्र कहते हैं अभी। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात, इकोसिस्टम आ गया। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वहाँ पर था इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्नेस्ट हेकल ने, जर्मन के वैज्ञानिक, 1866 में, जर्मन के जीव वैज्ञानिक। और इकोसिस्टम की बात कर दे तो 1935 में एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, अब देखो, इकोसिस्टम को प्रकृति की हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं इकोसिस्टम को। ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। आपको हम बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, आपको हम सुपर टेट लेवल तक का पढ़ा रहे हैं। आपको सुपर टेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना यूपी टेट में और सुपर टेट में अगर आप यही नोट से पढ़ेंगे तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ईवीएस में, क्योंकि ये जो हम नोट्स हैं अपने यूपी टेट और सुपर टेट के नोट्स के माध्यम से ही आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा है, खुद के नोट्स बनाए हुए हैं हमारे। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। दो घटक होते हैं हमारे, जैविक बायोटेक कंपोनेंट और अबायोटेक कंपोनेंट। अब हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जैविक घटक क्या होते हैं। देखो, जैविक घटक में क्या होगा हमारे, आपको इतना याद रखना, सजीव आते हैं। अजैविक घटक में क्या आते हैं आपको? निर्जीव। अब जैविक घटक ऐसे घटक जिस भी जीव जंतु में जीवन है,
या वो सजीव हैं, ऐसे घटक को हम लोग सजीव घटक कहते हैं। कोई पेड़ हो जिसमें भी जान है आपकी, कोई पैरामीशियम मान लीजिए, कोई जीवाणु है, अगर उसमें जान है तो वो जैविक घटक है, और उसमें जान नहीं है, निर्जीव है, तो उसे बोलेंगे अजैविक घटक। अब सजीव में क्या क्या आते हैं, तो देखो सजीव में 3 प्रकार के लोग आ सकते हैं। एक उत्पादक, प्रोड्यूसर जिसे बोलते हैं, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। इसमें 3 लोग सजीव में आ जाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं सजीव के बारे में। उत्पादक हमारे क्या होते हैं। उत्पादक, पहले जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा किसी दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात, उत्पादक क्या होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और किसी दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें हम लोग बोलते हैं उत्पादक। ठीक, एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं, प्लांट्स हो गए, हमारे पूरे वनस्पति जगत, ठीक है। और उत्पादक में सूर्य के प्रकाश तथा CO2 तथा मृदा से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करके स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो चाहे सूर्य के प्रकाश से लें, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और किस किस सहायता से, खुद तो बनाते हैं लेकिन वो हम लोगों से कुछ नहीं लेते हैं, किससे, सूर्य के प्रकाश ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से वो लोग जल और खनिज लवण प्राप्त करके, जैसे जमीन में गीली मिट्टी है उससे जल उन्होंने ले लिया, सूर्य की रोशनी ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण प्राप्त करके वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से वो भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल द्वारा। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा किसी दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, वो आते हैं हमारे उत्पादक, प्रोड्यूसर, और जिन्हें एग्जाम्पल हमारा प्लांट्स, वनस्पति जगत बोल सकते हैं। और कैसे बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से उन्होंने पानी ले लिया, खनिज लवण प्राप्त कर लिया, अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उत्पादक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता जैसे हम लोग जो पौधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, जो पौधों से प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष रूप जैसे हम लोग फल लेते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप में हम लोग क्या क्या लेते हैं, उनसे हवा लेते हैं, तो भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में 3 प्रकार के होते हैं उपभोक्ता। कौन कौन से, देखो शाकाहारी, हर्बीवायरस, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं। ये शाकाहारी कौन होते हैं, जो लोग पोषण अपने खाने के लिए केवल पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं शाकाहारी। और इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं, शाकाहारी। जैसे कौन कौन, गाय, खरगोश, बकरी, हिरन, भैंस, टिड्डा, ये सिर्फ पेड़ पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए उन्हें, जब एक पर निर्भर रहते हैं इसीलिए उन्हें बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। सेकंड नंबर पे आते हैं मांसाहारी, इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोषण के लिए केवल मांस पर निर्भर रहते हैं। और मांस इन्हें किन से मिलता है, इन्हें मांस मिलता है किनसे, प्राथमिक उपभोक्ता से। प्राथमिक उपभोक्ता को ये मार देते हैं तो इन्हें मिलता है मांस, इसीलिए इन्हें बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को मार देते हैं उन्हें, इसलिए इन्हें बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। उदाहरण में शेर, बाघ, चीता, भालू। ठीक है, अब थर्ड में आता हमारा सर्वाहारी, इन्हें तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को मार करके खा जाते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जिनमें शाकाहारी भी आते हैं और मांसाहारी। जैसे हम लोग बोल सकते हैं मनुष्य, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, कौवा। तो हम लोगों ने उत्पादक पढ़ लिया, उपभोक्ता पढ़ लिया, उपभोक्ता उत्पादक दोनों पढ़ लिए। ठीक, अब हम लोग आएंगे अपघटक क्या होते हैं। अपघटक,
अपघटक जिन्हें हम लोग बोलते हैं मृतोपोषी भी कहते हैं, मृतोपोषी। ठीक है, ये अपने शरीर की रासायनिक क्रिया द्वारा क्या करते हैं, वनस्पतियों और चाहे जंतुओं को सड़ा गलाकर वस्तुओं को उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई वनस्पति सड़ गई या जंतु कोई मर गए तो उनको सड़ा देते हैं, और जब सड़ जाएंगे तो वे मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिल के ये फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद ये फिर से उपभोक्ता के रूप में निकल आते हैं, पेड़ पौधे बन जाते हैं हमारे उपभोक्ता के उत्पादक के रूप में। ठीक है, उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे कौन कौन से, कवक और जीवाणु। ठीक, वनस्पति और जंतुओं को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं और उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। ठीक है, अब हम लोग अजैविक घटक, जैविक घटक में हम लोगों ने 3 चीज पढ़ लिया, उत्पादक, उपभोक्ता, ये हो गया हमारा उत्पादक का प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, और ये हमारा हो गया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक डिकम्पोज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया जैविक घटक में। अब हम लोग अजैविक घटक में क्या होता है, निर्जीव, जिसमें निर्जीव घटक आते हैं। निर्जीव घटक में कौन कौन से भी हो सकते हैं, एक भौतिक और कृत्रिम। भौतिक घटक, निर्जीव में भी भौतिक घटक, फिजिकल कंपोनेंट, तो इसमें जीवों के वृद्धि व विकास की क्षमता होती है। जो भौतिक घटक होते हैं इसमें जो जीव होते हैं उनमें वृद्धि व विकास की क्षमता होती है। जैसे या इन्हें हम लोग जलवायवी कारक भी कह सकते हैं। जैसे तापमान हमको मिलता है, प्रकाश, जल, वर्षा, आर्द्रता, नमी, इसीलिए तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अजैविक घटक। ठीक, इसमें निर्जीव आते हैं लेकिन इनसे भी हम लोग को प्रॉफिट होता है, इनमें वृद्धि व विकास की क्षमता होती है। तापमान सही होगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगी बॉडी को। प्रकाश हो गया, जल हो गया, वर्षा, आर्द्रता, नमी, इन्हें हम लोग जलवायवी कारक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे पहले नंबर में क्या था हमारा, भौतिक घटक। अब सेकंड नंबर पे हमारा आएगा अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन, मिट्टी, खनिज, नाइट्रोजन, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। और थर्ड नंबर पे हमारा आ जाते हैं कार्बनिक, जिसमें कार्बन होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, प्रोटीन हो गया, ह्यूमस हो गया। ह्यूमस में देखो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको सभी में कार्बन पाया जाता है। तो अजैविक घटक भी 3 प्रकार के कौन कौन से हमारे होते हैं। एक तो हमारा हो गया पहला नंबर जैविक घटक, देखो एक कार्बनिक, अकार्बनिक, और हमारा कौन सा हो गया, कार्बनिक हो गया हमारा, और अकार्बनिक और भौतिक। और जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, वो भी 3 प्रकार के। इकोसिस्टम आपने पढ़ लिया, इकोलॉजी पढ़ लिया। तो हम लोगों ने आज पढ़ा क्या, पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक में हम लोग ने जैविक और अजैविक घटक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैविक घटक में खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और पारिस्थितिकी के पिरामिड कौन कौन से होते हैं ये। तो बायो के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हम लोग ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं ब्लड से, तो वो आगे हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम से चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम की सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।